Hello and a very good morning to all the students. Today I'm going to teach you about the concept of supply of money. In the previous two videos, I have explained you about the barter system and the origin and evolution of money. Now, the need arises to understand the concept of money supply and its various measurements and determinants. मुद्रा की पूर्ति की परिभाषा हमें समझनी होगी। मुद्रा की पूर्ति से हम क्या समझते हैं, मुद्रा की पूर्ति को मापने के कौन से घटक हैं और किन मेजरमेंट्स के तौर पर हम मुद्रा की पूर्ति को कैलकुलेट करते हैं। So, if you look at the definition of money supply, what does it mean? It refers to the amount of money which is in circulation in an economy at any given time. अगर हम कहें इसको सरल भाषा में, मुद्रा की पूर्ति क्या है? मुद्रा की पूर्ति हम से समझते हैं या उससे तात्पर्य है किसी समय उस तरल विनिमय माध्यम के स्टॉक से है जो देश की जनता के पास सुगमता से लेन देन के कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। या हम कहेंगे मुद्रा की पूर्ति का अर्थ देश की जनता के पास कुल कितनी मुद्रा मात्रा है जिसे वह आर्थिक क्रियाकलापों को चलाने के लिए विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकती है। Then we can say money supply plays a crucial role in the determination of price level and interest rates. मुद्रा की पूर्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कीमत स्तर को निर्धारण करने के लिए और ब्याज की दरों का निर्धारण करने के लिए। Growth of money supply helps in acceleration of economic development and price stability. मुद्रा की पूर्ति का बढ़ना या उसमें वृद्धि होना एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है आर्थिक विकास को और कीमत की स्थिरता को। There must be a controlled expansion of money supply, that is no inflation or deflation in the economy. अर्थात मुद्रा की पूर्ति की जो मात्रा है वह बराबर या कहीं संतुलन में होनी चाहिए, जिससे ना तो मुद्रास्फीति की संभावनाएं उत्पन्न हो अर्थव्यवस्था में, ना ही मंदी की। बट अगर हम इसको क्रक्स में बोलें या प्रॉपरली या एक छोटा फॉर्म दें या फिर एक बेसिक डेफिनेशन दें या उसको बेसिकली डिफाइन करें, तो मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य हुआ कि जो मुद्रा लोगों के पास है, हेल्ड विद द पब्लिक, ना कि मुद्रा प्रोवाइड करने वाले संस्थानों के पास। जैसे अगर हम इसको आगे एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे इट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल। ये क्या हुआ? एक स्टॉक कंसेप्ट है और वो भी किन के पास? लोगों के पास जितना उपलब्ध है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। If the total sum of money available to the public in the economy at a point of time, क्या हुआ? ये एक समय बिंदु पर लोगों के पास मुद्रा की अवेलेबिलिटी, पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइन कर रहा है यहाँ पे क्योंकि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एक समय बिंदु पर। It includes money held by the public and in circulation, but it does not include money held by the central bank or commercial bank as they are money creating agencies. वही बात अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा से हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा जो उपलब्ध है एक समय बिंदु पर लोगों के पास, ना कि मुद्रा उत्पन्न करने वाली संस्थानों के पास, जैसे कि हमारा केंद्रीय बैंक या व्यापारिक बैंकों के पास जो मुद्रा है वह मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं की जाती। The separation of producers of money from the users of money is important from the viewpoint of both monetary theory and policy formulation. हमें इस पे विभेद करना है कि जो
मुद्रा या मनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें, और जो मुद्रा या हम कहें मनी को यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, उन दोनों के दृष्टिकोणों में अंतर है, और उसी से हमारी मौद्रिक नीति का निर्धारण और नीतियाँ फॉर्मुलेशन होता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करें, एंड इफ we go into the details, we can say it is composed of two elements. Number one is currency with the public. Currency notes in circulation issued by Reserve Bank of India. The number of rupee notes and coins in circulation, small coins in circulation. तो फर्स्ट हम बोलें तो क्या आएगा इसमें, करेंसी विद द पब्लिक, लोगों के पास कुल करेंसी, या हम कहें जनता के पास कुल करेंसी, जिसमें आपके नोट्स एंड आपकी कॉइन्स सर्कुलेशन में जो भी चल रहे हैं, जो प्रचलन में हैं, वो शामिल होंगे। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स विद पब्लिक, जनता के पास मांग जमाएं। डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द बैंक्स, बैंक मनी, और इसमें दो कैटेगरीज हैं, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। मांग जमाएं और हम कह सकते हैं निवल जमाएं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्योंकि मनी सप्लाई को जो मेजर किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ in the past also used different types and methods of measuring money supply in an economy. उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 या 4 प्रोसेसेस किए थे इन द पास्ट ऑल्सो। सो इनिशियली अगर हम कहें तो टिल द टाइम पीरियड ऑफ 1967 and 68, only concept which was prevalent to measure money supply in the economy was the narrow money, जिसे हम नैरो मनी के नाम से जानते थे, और उसमें हम केवल पिछले दो जो एलिमेंट्स मैंने बताए उन्हीं को शामिल करते थे और उसको डिनोट करते थे M1 से, जिसमें क्या शामिल हुए आपके, जनता के पास कुल करेंसी तथा जनता के पास मांग जमाएं। उसके बाद में आफ्टर वी कैन से 1967 एंड 68 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और धारणा का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे कहा गया समग्र मौद्रिक संसाधन, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। इनमें M1 के अतिरिक्त क्या क्या शामिल किया गया, एक और चीज़ शामिल की गई जिन्हें कहा गया बैंकों की समयावधि जमाएं, टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द बैंक्स। देन इन द ईयर 1977 the Reserve Bank of India started using 4 different concepts of measuring money supply, and these concepts were named as M1, M2, M3 and M4, which I will tell you later in the video. Now अब हम कहेंगे what are the constituents of money supply. मनी सप्लाई के क्या क्या घटक हैं, तो बहुत बेसिकली अगर अपन इसको डिफाइन करें या डिवाइड करें तो हम डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड इट इनटू two broad categories, that is traditional approach and the modern approach. Traditional approach includes narrow money. इसमें हम नैरो मनी को शामिल करते हैं, कहेंगे संकीर्ण मुद्रा को, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके कॉइन्स, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, जिसे हम M1 भी कह सकते हैं, जो 1967-68 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो कर रहा था। Then comes the modern approach, which is known as the broad money. It includes money which is your narrow money itself, which includes coins, currency, demand deposits and near money assets also. मुद्रा के समीप जो भी और परिसंपत्तियां हम समझ सकते हैं। The traditional approach, as I've already told you about the different approaches which RBI adopted in the past, but now we can also delve into the details. It includes those items which can be spent immediately or readily accepted as a medium of exchange. Traditional approach में वह साधनों को या उन चीज़ों को मुद्रा में शामिल किया गया, मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया गया, जो immediately medium of exchange, विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते थे। Money that
Debt can be spent directly, such as cash and current accounts in banks. इसको M1 से डिनोट करते हैं, नैरो मनी को या ट्रेडिशनल अप्रोच को. इसमें इंक्लूड होता है C प्लस D प्लस OD. C क्या हुआ? करेंसी विद द पब्लिक, जनता के पास कुल करेंसी. D क्या हुआ? डिमांड डिपॉजिट्स विद द पब्लिक इन द कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. एंड OD denotes other deposits held by the public with RBI also. Then we can also include time deposits are excluded where it's not possible to draw a check against them. समयावधि जमाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनके अगेंस्ट हम चेक नहीं जनरेट कर रहे, तो रेडिली अवेलेबल नहीं हो रहा. इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच में ओनली 3 कैटेगरीज को शामिल किया गया: करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड दी योर अदर डिपॉजिट्स विद द RBI. Then comes your modern approach, which includes coins, currency with the public, demand deposits with public, time deposits with banks, financial assets also, which includes deposits of non-banking financial intermediaries, bills, treasury bills and exchange bills. Then bonds and equities also came into picture. So these are money plus near money assets. Modern view extends the phenomenon of money to the whole spectrum of liquidity in the assets portfolio of individuals in modern economy. Now, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था RBI द्वारा विभिन्न अवधारणाओं का प्रयोग में लाया गया, उन्हीं को हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे मुद्रा की पूर्ति का माप किया गया. मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई कैसे हुआ. मनी सप्लाई इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस मेजर्स. On the basis of its functions, it is that effective predictions can be made about the likely effects on the economy of changes in different components of money supply. RBI has adopted 4 concepts of money supply in the recent times. 1970s, after 1977 अगर हम बात करें तो 4 concepts लिए गए हैं. We'll be discussing those 4 concepts. M0. Currency in circulation and in bank vaults. It's called as the monetary base, the base from which other forms of money are created. A measure of the money supply which combines any liquid or cash assets held within a central bank and the amount of physical currency circulating in the economy. M0 में हम currency in circulation को include करते हैं, but इससे भी इसको इतना प्रचलन में नहीं इस्तेमाल किया गया. M1 को हम ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं. M1 बहुत आसान, अब पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इसमें मैं थोड़ा सा प्रॉपरली आपको कैटेगराइज करना है, इसलिए M1, M2, M3 एंड M4 को हम एक्सप्लेन करेंगे. तो M1 C प्लस D प्लस OD. यू कैन रीड द एक्सटेंसिव फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ड्स. देन देयर इज M2, very important. इसमें क्या हुआ? M2 includes M1 plus saving deposit with the post office saving banks. M2 में हम M1 के दोनों अंशों के अलावा या तीनों अंशों के अलावा डाकघरों के बचत बैंकों से बचत जमाएं भी शामिल. M2 में क्या क्या शामिल हुआ? M1 के दोनों या तीनों अंश, साथ में डाकघरों के बचत बैंकों में बचत जमाएं भी सम्मिलित की गई. फिर आता है हमारा M3, जिसे हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं. M3 में हम इंक्लूड करते हैं M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स. टाइम डिपॉजिट्स आर not as liquid, however, loans from the banks can be obtained against them and they can also be withdrawn anytime by foregoing interest earned on them. M3 में हम कहेंगे M1 के तीनों अंश और इसके साथ साथ हम इसमें बैंकों की निवल समयावधि जमाएं भी शामिल करते हैं. फिर हम देखते हैं M4. And M3 is also commonly known as the aggregate monetary
रिसोर्सेज, समग्र मौद्रिक संसाधन भी हम M3 को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इज़ नोन एज द ब्रॉड मनी and which is known as your aggregate monetary resource. So M3 is basically and very famously known as the aggregate monetary resource. Then the fourth measurement is M4. M4 includes all the elements of M3 plus total post office deposits. M4 में हम M3 को पूरा सम्मिलित करेंगे, इसके साथ साथ हम डाकघर बचत संगठन की समस्त जमाएं भी जोड़ेंगे, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को छोड़कर। तो अब देखा जाए तो M4 ही मुद्रा पूर्ति की अधिक समग्र धारणा है। तो दीज वर द 4 concepts of money supply adopted by RBI in the year 1977. Now, in the next video, I'll explain you the new series of measurement of money supply introduced by Reserve Bank of India.